हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में एक बार फिर हम पहले चैप्टर क्लास 12 विद्युत क्षेत्र और इस विद्युत क्षेत्र में जैसा कि हमने पहले किस प्रकार से दो बिंदु आवेशों के मध्य में अगर हमें बल की गणना करनी है कूलाम का नियम लगाया, आवेशों के निकाय के कारण अगर हमें बल की गणना करनी है तब हमने कूलाम का नियम लगाया, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया। तो निश्चित रूप से अब हम ये बात समझ चुके हैं कि अगर कोई दो बिंदु आवेश हैं और हमें केवल उनके मध्य में बल की गणना करनी है, विद्युत बल की गणना करनी है, तो कूलाम नियम पर्याप्त है। और यदि कोई आवेशों का निकाय है और उसके कारण मुझे विद्युत बल की गणना करनी है तो निश्चित रूप से कूलाम नियम के साथ साथ मुझे अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करना है। परंतु प्रॉब्लम कहां? प्रॉब्लम इस बात पर कि अगर ये कोई एक आवेश है और ये दूसरा आवेश है, ये दोनों एक दूसरे के बिना संपर्क में आए, किस प्रकार से इस बल का अनुभव करते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये कि यदि कोई आवेश है तो ये किस प्रकार से दूसरे आवेश की उपस्थिति को पहचान सकता है, उसे महसूस करता है? अगर इन प्रश्नों पर बात करें तो निश्चित रूप से हमें विद्युत बल या कूलाम नियम के अतिरिक्त एक अवधारणा की बात करनी होगी और उसके लिए हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की। और जैसा कि इस चैप्टर का भी नाम है, इस विद्युत क्षेत्र के लिए ये जो हम अन्योन्य क्रिया की बात कर रहे हैं उसके लिए ये कल्पना की गई कि एक ऐसा क्षेत्र होता है कि ये जो आवेश है इसके चारों ओर इस तरीके का कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें कोई अगर आवेश दूसरा लाया जाए तो ये जो दूसरा आवेश इस आवेश के चारों ओर के क्षेत्र में लाया गया है तो इस आवेश पर इस प्रथम आवेश के कारण कोई क्रिया होगी जिससे ये अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो ये जो कल्पना की गई, जैसा कि मैंने दो प्रश्न आप लोगों के सामने रखे, उन प्रश्नों में हमने ये बात कही कि अगर दोनों आवेश संपर्क में नहीं आ रहे तब उनके बीच में किस प्रकार से विद्युत बल लगा, या एक आवेश पहले से कहीं रखा है वो दूसरे आवेश की उपस्थिति कैसे पहचान कर रहा है कि वहां पर दूसरा आवेश उपस्थित है। तो इसके लिए इन अन्योन्य क्रियाओं को समझने के लिए ये अवधारणा ली गई और सीधा सीधा ये बात की गई कि किसी आवेश के चारों ओर कोई ऐसा एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जो क्या काम करेगा, किसी दूसरे आवेश की उपस्थिति को पहचान कर सकता है। अर्थात उस आवेश पर पहले आवेश के कारण जो क्रिया होगी उसके कारण जो बल लगेगा। नंबर दो, दूसरी बात हमने कहा कि कैसा बल लगेगा, तो प्रकृति आप लोगों को पता है, अगर दोनों सजातीय होंगे, एक ही प्रकृति के आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण, और अगर विपरीत प्रकृति के होंगे तो आकर्षण। अब बात सीधी सीधी ये आई कि ये जो विद्युत क्षेत्र है इसका मतलब कोई अगर मैं परिभाषा बनाऊं तो मैं सीधी सीधी बात यहां ये कहूंगा कि किसी आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये ऐसा क्षेत्र है, आवेश एक भी हो सकता है, उसके कई आवेश भी हो सकते हैं, निकाय भी हो सकता है, जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। इसका अर्थ आप बिल्कुल स्पष्ट लगाएं कि इसका मतलब विद्युत क्षेत्र के लिए मैं ये बात क्या कर सकता हूं कि कोई कण अगर किसी क्षेत्र में बल अनुभव कर रहा है, उसकी प्रकृति कोई भी हो सकती है, तो निश्चित रूप से वो किसमें रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र में। ये जो विद्युत क्षेत्र है इसकी अवधारणा सबसे पहले दी फैराडे ने। और ये जो विद्युत क्षेत्र को अगर मैं गणितीय रूप में प्रदर्शित करूं तब हम एक भौतिक राशि का उपयोग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा अगर मैं साधारण रूप से एक लाइन में देना चाहूं तो वो परिभाषा क्या होगी
किसी आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो। इसका मतलब ये हुआ ये उसकी उपस्थिति को पहचान कर रहा है क्योंकि इस पर एक बल लग रहा है। तो मैंने कहा कि गणितीय रूप से अगर अपन इसे देखें तो एक भौतिक राशि जिसे हम कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निश्चित रूप से ये मैंने जो भौतिक राशि लिखी है इसे कई बार कई जगह कई पुस्तकों में आप केवल विद्युत क्षेत्र के नाम से भी देखेंगे। आवश्यक नहीं है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही कहूं, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहीं कहीं आप देखेंगे क्षेत्र तीव्रता। तो इसके लिए कंफ्यूजन में नहीं रहे, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये जो गणितीय रूप में अगर मैं परिभाषा दूं तो परिभाषा के लिए विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम परिभाषा देना चाहते हैं तो विद्युत क्षेत्र निश्चित रूप से होगा, मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की देनी है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ये कोई बिंदु है P, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण धनात्मक आवेश, देखें मैंने एक शब्द बोला है परीक्षण धनात्मक आवेश, परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल। इसका मतलब ये हुआ विद्युत क्षेत्र में अगर मुझे किसी बिंदु पर, जैसे मैंने यहाँ के P बिंदु पर मुझे ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उस पर क्या रखना है परीक्षण धनावेश, उस पर क्या लगेगा बल, उस बल के बराबर हो। देखिए ये सामान्य सी एक परिभाषा हमने दी कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होगी। अब एक आपके पास नया शब्द आया परीक्षण धनावेश। ये परीक्षण धनावेश की क्या विशेषता हो, इसके लिए हमने ये कहा कि परीक्षण धनावेश की विशेषता होनी चाहिए। तो कौन कौन सी? नंबर एक, ये जो परीक्षण धनावेश है इसका मान परिमाण बहुत कम होना चाहिए। बहुत कम कितना? बहुत कम इतना कि हम ये मान के चलें कि इसके कारण स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। इस परीक्षण आवेश के कारण स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये जो क्षेत्र था जिसमें मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जब हम मापन कर रहे हैं तो इस परीक्षण धनावेश के कारण जो मूल विद्युत क्षेत्र है उस मूल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्लियर है आपको दोनों बातें? हमने क्या कहा, परीक्षण धनावेश कैसा हो कि वो मूल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं करे। दूसरी बात हमने ये कही कि ये इतना कम मान का होना चाहिए कि जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं हो। तो निश्चित रूप से आप ये समझ गए होंगे कि ये जो हमने परिभाषा बोली है, अगर मैं इसे गणितीय रूप में लिखूं, हम विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे E से व्यक्त कर रहे हैं, ये सदिश राशि है। और अगर मैं इसे गणितीय रूप से लिखूं तो निश्चित रूप से गणितीय रूप से हम किस तरीके से लिखेंगे, E वेक्टर, इस पर लगने वाला बल, इसका मतलब F वेक्टर, और आपने परीक्षण धनावेश लिया है Q0। स्पष्ट है, परिभाषा भी आपके सामने स्पष्ट है कि आप किस तरीके से कहेंगे कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश रखा है Q0, उस विद्युत क्षेत्र के कारण उस पर बल लगने वाला बल कौन सा है, F वेक्टर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0। शर्त हमने क्या कही थी, ये परीक्षण आवेश कितना होना चाहिए, कम से कम इतना मान उसका कम हो कि वो विद्युत क्षेत्र के मान में कोई परिवर्तन नहीं करे। तो थोड़ा सा परिशुद्ध रूप में अगर मैं इसे लिखूं तो मुझे इसी परिभाषा को गणितीय रूप से लिखने में मुझे ये बताना पड़ेगा
कि ये जो परीक्षण धनावेश है इसका मान अत्यंत कम Q0 टेंड्स टू 0। ये हमारे पास परिशुद्ध रूप में एक विद्युत क्षेत्र की परिभाषा ज्ञात हुई है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता चली है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये Q0 का मान बहुत ही कम है। तो आप एक लाइन में ये Q0 यहाँ पर परीक्षण धनावेश आपने लिया है, इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि अगर हम परीक्षण धनावेश Q0 ले रहे हैं और उस पर बल विद्युत क्षेत्र में वेक्टर लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस सूत्र से व्यक्त कर सकते हैं। मात्रक की बात कर लें आप, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, तो आप साफ देख रहे हैं ऊपर बल है एसआई मात्रक बल का न्यूटन, नीचे आवेश है, आवेश का एसआई मात्रक आप पढ़ चुके हैं क्या, कूलाम। बिल्कुल, इसका अर्थ ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। अगले चैप्टर में आप इसका एक अन्य मात्रक भी पढ़ेंगे विभव के संदर्भ में, तो मैं इसे भी विभव के संदर्भ में बना सकता हूं। जैसे अगर मैं न्यूटन में दूरी का गुणा कर, न्यूटन और एसआई मात्रक लंबाई का या दूरी का मैं लिख रहा हूं मीटर, नीचे भी मीटर का गुणा कर दूं कूलाम इनटू मीटर, तो आप ये समझ गए होंगे कि ये हो गया न्यूटन गुणा मीटर मतलब जूल, ठीक है। और ये नीचे कूलाम इनटू मीटर, और मुझे ये विभव के संदर्भ में लेना है, तो आप ये समझते हैं कि विभव की जो आपने 10th क्लास में परिभाषा पढ़ी है, ऊपर कार्य नीचे आवेश, इसका अर्थ ये हुआ कि ये कार्य का मात्रक है न्यूटन गुणा मीटर मतलब जूल, तो इसका मतलब ये ऊपर जूल नीचे कूलाम इनटू मीटर, तो आप जूल प्रति कूलाम, ऐसा अभी आप कह रहे थे कार्य अपॉन आवेश, कार्य का मात्रक ऐसा ही मात्रक जूल, आवेश का कूलाम, तो ये मात्रक किसका हुआ, विभव का मतलब वोल्ट, तो हम इसे लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। इसका अर्थ ये हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हम लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम। अगर आप विमा की बात करें, विमा भी हम ज्ञात कर सकते हैं, विमा निकालें। हमें ऊपर किसकी विमा चाहिए, बल की, बोले बल की विमा M1 L1 T-2। आवेश की विमा किससे निकालेंगे, विद्युत धारा से, आवेश बटे समय, और आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय, विद्युत धारा को हम A से और समय को T से। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मैं एक साथ लिखूं तो विमा बोल दें M1 क्लियर है, L1 क्लियर है, T देखें ऊपर -2 है, एक और ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी -3, A ऊपर जाकर -1। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की विमा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, ये मात्रक। अच्छा एक बात अगर हम सीधी सीधी ये कहें, ये जो हमने सूत्र लिखा है उसके आधार पर ही कि अगर मान लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E वेक्टर और उसमें कोई आवेश रखा है Q जिसका परिमाण है Q, तो उस पर बल कितना लगेगा, विद्युत बल कितना होगा, तो इस सूत्र से ही हम बल की बात कह सकते हैं, और वो कितना होगा F वेक्टर बराबर Q E वेक्टर। मैंने परिमाण आवेश का कितना लिया था Q, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी E वेक्टर, तो निश्चित रूप से इस बल का मान होगा Q E वेक्टर। अब मैं इसमें दो स्थितियां लेता हूं, इस सूत्र के हिसाब से आप सदिश को देखें, ये आवेश है प्लस Q, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस साइड है, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस आवेश पर प्लस Q आवेश पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, क्लियर। अगर मैं इस आवेश को ले लूं ऋणात्मक, अब देखें अगर मैं यहां पर -Q लिखता हूं तो जो बल की दिशा होगी वो E वेक्टर के विपरीत होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि इस -Q आवेश पर जो बल लगेगा वो E वेक्टर की दिशा के विपरीत, तो इस साइड में ये बल लगेगा, पर परिमाण दोनों का Q E वेक्टर।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई धनावेश है उस पर अगर बल लगता है तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और अगर ऋणावेश है उस पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा। क्लियर है? दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लो कोई धनावेश है, ठीक है, ये कोई धनावेश है, इस धनावेश के कारण या मान लो कोई समरूप आवेशित गोलीय चालक है, ये ले समरूप आवेशित गोलीय चालक। अब इसके कारण जब हम विद्युत क्षेत्र की बात करें, चाहे वो एकल मैंने धनावेश ले लिया है, चाहे वो हमने समरूप आवेशित गोली कोष ले लिया है, तब इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा है? त्रिज्य होगा। क्लियर है? कैसा होगा? त्रिज्य, बाहर की ओर। ये हमने दिशा बताई है। इसके कारण जो हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा बताई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताई है, तो एकल धनावेश हो, या हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लो एकल ऋणावेश है, आप देखें निश्चित रूप से इसके विपरीत, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, ऋणावेश है तब भी त्रिज्य है, पर अब आवेश की ओर, आवेश की ओर। तो एकल धनावेश में या ऋणावेश में, समरूप आवेशित गोलीय कोष में, तो ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसके प्रत्येक बिंदु पर कैसी होगी? त्रिज्य, या तो आवेश से बाहर की ओर, और ऋणावेश है तो आवेश से अंदर की ओर। अब हम किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं। तो देखें आप, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो निश्चित रूप से इसके लिए हम कोई एक स्वेच्छ बिंदु ले लेते हैं O। इस O बिंदु पर एक आवेश रखा है +Q। इस +Q के कारण हमें किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की है। तो मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका हूं, बार बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहने से कहीं कहीं आप ये देखें केवल विद्युत क्षेत्र से भी हमारा काम चल रहा है, तो हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है किस बिंदु पर? P बिंदु पर। तो निश्चित रूप से जैसा कि हमने कूलाम नियम में ये देखा था कि कूलाम नियम ये कहता था कि बिंदु आवेश कितने होने चाहिए? 2। इस आवेश के कारण मुझे P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो मुझे यहां पर एक परीक्षण आवेश में लेता हूं Q0। क्लियर है? हमने P बिंदु पर जो प्रेक्षण बिंदु है उस बिंदु पर मैंने एक परीक्षण आवेश लिया है Q0। इसके मध्य की दूरी R है, और अब हमें यहां पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसा कि अपन लोगों ने कूलाम के नियम में देखा था कि इस आवेश +Q के कारण R दूरी पर स्थित Q0 पर लगने वाला कूलाम बल या विद्युत बल, तो कूलाम के नियम से +Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, तो विद्युत बल आप बताएं क्या नियम था कूलाम का? F बराबर K, Q1 Q2 दोनों आवेशों का परिमाण का गुणनफल, तो यहाँ Q Q0 और उनकी दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, मतलब अपॉन R²। दिशा, इस आवेश से इस आवेश को मिलाने वाली ये आपकी, मैं एक दिशा R लिख देता हूं, तो ये आपके पास आया बल। जैसा कि अभी हमने परिभाषा देखी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर, क्या कह रहे थे हम परिभाषा में? एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल, अर्थात E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0। इस समीकरण से 1 से आप F वेक्टर का यहां पर रख दें मान रखें। क्या मान है? K Q0 अपॉन R², नीचे हमारे पास Q0 R। निश्चित रूप से इस बल की दिशा कहां है? R की ओर। तो मैं यहां पर यह भी दिखा सकता हूं कि F वेक्टर की दिशा ये होगी। अब E वेक्टर की दिशा आप ये देखें फिर R की ओर, इसका मतलब E वेक्टर की दिशा भी
इधर ही होगी। Q0 से आप Q0 को कैंसिल करें, E वेक्टर बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। K का मान हम रख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि हम कह चुके हैं निर्वात या वायु में हम इसका मान लिखते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R कैप। इस सूत्र से आपको यह पता चल रहा है कि जो E है वो दूरी पर किस प्रकार निर्भर कर रहा है। निश्चित रूप से आपको साफ दिख रहा होगा E में और R में क्या संबंध है। तो हमें यह पता चल गया कि जो E है वो R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है। दूसरी बात अगर मैं ये कहूं कि अगर इस प्लस Q आवेश के स्थान पर माइनस Q आवेश, अब आप इस मान में परिवर्तन करें तो निश्चित रूप से जब हम E वेक्टर की गणना करेंगे तो KQ अपॉन R स्क्वायर, अब दिशा हुई माइनस R कैप। किस आवेश के कारण? माइनस Q आवेश के कारण। क्लियर है। इसका अर्थ ये हुआ, यहां भी आप देखें E में और दूरी में क्या संबंध है, R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। बस केवल जो दिशा है, पहले हम दिशा बता रहे थे प्लस Q के कारण OP दिशा में, अब हम इसमें क्या दिखाएंगे PO दिशा में, मतलब पहले की दिशा के विपरीत। इसका अर्थ ये हुआ अगर मैं E में और R में ग्राफ बनाना चाहूं, E में और R स्क्वायर में ग्राफ बना रहा हूं, या E में और 1 अपॉन R स्क्वायर में ग्राफ बना रहा हूं, चूंकि 1 अपॉन R स्क्वायर की ये किस तरह की है, व्युत्क्रमानुपाती, 1 अपॉन R स्क्वायर की समानुपाती, समानुपाती की है। और अगर हम इसे ही E और अगर R में ग्राफ बनाएं, E और R, ये मैंने y अक्ष पर E लिया है और x अक्ष पर R लेता हूं। R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, जैसे जैसे R बढ़ेगी E का मान लगातार घटेगा R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो आप ये देखें कि दोनों स्थितियों में चाहे वो धनावेश हो ऋणावेश हो, R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। परंतु हमने एक बात अभी ये कही कि ये जो हमारा पूरा क्षेत्र है, इसके आसपास चारों ओर निर्वात या वायु है। मान लेते हैं अगर यहां पर कोई अन्य क्षेत्र, अन्य कोई माध्यम है, कोई परावैद्युत माध्यम है, और उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है एप्सिलॉन R, जैसा कि हम लोगों ने कूलाम के नियम में भी देखा था। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस माध्यम में कितनी होगी, EM वेक्टर, यहां आप क्या करेंगे Q अपॉन 4 पाई, जहां एप्सिलॉन नॉट है वहां एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R स्क्वायर। इसका अर्थ आप समझ गए कि यहां पर जो मैंने मान लिखा है, इसे हम जो परावैद्युतांक की बात थी उसके हिसाब से, या मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूं, माध्यम में विद्युत क्षेत्र का मान Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये माध्यम की विद्युतशीलता हो गई, R स्क्वायर R कैप। इसका अर्थ आप समझ गए कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अगर हम परावैद्युत माध्यम में निकालते हैं उस स्थिति में, और अगर हम निर्वात या वायु में निकालते हैं उस स्थिति में, दोनों में आप ये बताएं मुझे कौन सी ज्यादा है। एप्सिलॉन R का मान अगर हमें पता है तो निश्चित रूप से पता है, और जैसा कि हमने एप्सिलॉन R परावैद्युतांक का मान देखा, कुछ आप याद करें पिछले वाले टॉपिक में हमने देखा था, जल के लिए, आसुत जल के लिए 80, हवा के लिए 1 से थोड़ा सा अधिक, तो निश्चित रूप से एप्सिलॉन R ग्रेटर देन 1। इसका मतलब जो माध्यम में हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया है वो निर्वात के विद्युत क्षेत्र से कम, और कितने गुना कम, एप्सिलॉन R गुना। तो ये जो हमने विद्युत क्षेत्र के मान ज्ञात किए हैं किसी बिंदु आवेश के कारण, आप दैनिक जीवन में देखें, जैसे हम वायुमंडल में इसका मान लगभग कितना होता होगा, जैसा कि हमने मात्रक लिया है न्यूटन प्रति कूलम, तो इसका मान लगभग 100। ये घर में जो बिजली के कनेक्शन होते हैं इनके आसपास विद्युत क्षेत्र का मान, तो वो लगभग 300 न्यूटन प्रति कूलम।
तो इस तरीके से जैसे जैसे वान डे ग्राफ जनित्र एक उपकरण है जिसमें तो बहुत ज्यादा विद्युत क्षेत्र का मान है और वो मान लगभग 10⁵ की कोटि का है, 2 गुणा 10⁵ तो बिंदु आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र निकाला है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं बिंदु आवेश का कोई निकाय है, आवेशों के निकाय के कारण अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है तो आप देखें बिंदु आवेश के कारण हमने जो निकाला वहां पर और आवेशों के निकाय के कारण दोनों में सीधी सीधी साम्यता, जैसा आपने कूलाम के नियम में भी देखा। अब हम क्या कर रहे हैं, आवेशों के निकाय के कारण। तो आवेशों का निकाय है, क्या करना चाहिए, कूलाम नियम में हमने क्या किया था, तो आप समझ गए होंगे कि हमें क्या लगाना है अब, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये जो विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत होगा, बिल्कुल क्या कहेगा, बिल्कुल कूलाम के नियम में भी आप देखें अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता था, उसी तरीके से यहां कि किसी बिंदु पर आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र का परिणामी मान, टोटल मान, कुल मान, उस बिंदु पर विभिन्न आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्रों के मानों के सदिश योग के बराबर होता है। बिल्कुल वही की वही भाषा, बस केवल हमें अब क्या करना था, वहां पर हम बल की बात कर रहे थे, यहां पर हम विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें टोटल विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। आवेशों का निकाय है, आवेश कई है, Q1, Q2, Q3, Q4, n आवेशों का निकाय मान लेते हैं, तो Q1 से लेकर Qn, ठीक है। इन सभी आवेशों के कारण मुझे इस P बिंदु पर, यहां पर कोई आवेश मैं मान लेता हूं Q0, इस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो हमने कहा कि मान लेते हैं ये कोई आवेश है Q1, इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र है E1 वेक्टर, ये कोई दूसरा आवेश है Q2, इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है E2 वेक्टर, ऐसे ही Q3 के कारण E3 वेक्टर, Qn के कारण En वेक्टर। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो किसके बराबर होगा, पहले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, दूसरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तीसरे, चौथे और सभी n आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग। अगर मुझे ये गणना करनी है, मान लेता हूं मैं इस बिंदु पर मुझे परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, कोई भी आप दूरी माने, स्वेच्छा से मान सकते हैं। मूल बिंदु अगर मैं O लेता हूं, यहां पर ये दूरी r वेक्टर है, Q1 का स्थिति सदिश r1 वेक्टर है, Q2 का r2 वेक्टर है, ऐसे ही Q3 का r3 वेक्टर है, Qn का rn वेक्टर है। इसी प्रकार से आप विभिन्न आवेशों की मूल बिंदु से ये हमने स्थिति सदिश लिखे हैं। मुझे क्या ज्ञात करना है, इस Q1 आवेश के कारण Q0 या P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, अभी हमने क्या किया था, प्लस Q आवेश के कारण एक हमने परीक्षण आवेश लिया था Q0, उस पर विद्युत क्षेत्र की गणना की। तो आप ये देखें हमने लिखा था K Q/r²। क्लियर है, इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए, K बिल्कुल निश्चित है, Q की जगह यहां पर मैंने आवेश कौन सा माना, Q1, बिल्कुल ठीक है। अब दूरी जो हमारी थी Q और Q0 की r थी, यहां मुझे Q1 से Q0 की दूरी चाहिए, इसे मैं मान लेता हूं r01। क्लियर है, दिशा हमें पता है, इस आवेश से इस आवेश को मिलाएंगे इस दिशा में, तो ये हो गया हमारा E1 वेक्टर। क्लियर है ना, तो इसका मतलब मुझे एक एक मान लिखने हैं, तो आप बताएं मुझे E1 वेक्टर का मान K, ठीक है, Q1 आवेश के कारण है तो Q1, दूरी हमने कितने से व्यक्त की, Q1 और Q0 के मध्य की दूरी r01, बिल्कुल ठीक है, और अगर दिशा बताऊं तो r01 कैप। इसी प्रकार अगर E2 की बात करें, इस आवेश के कारण, तो यहां से यहां तक की मैंने दूरी कितनी मानूंगा, r02 वेक्टर,
तो इसका मतलब ये हुआ के क्यू अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप। ऐसे ही अगर मैं nवें आवेश से निकालूं तो En वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन R0n स्क्वायर R0n कैप। अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएं, परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना करें। तो अब मुझे ये बताएं, अब परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा? मान रखते हैं हम, मान रखें परिणामी विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर एंड सो ऑन कहां तक En वेक्टर। सबके मान बोले, ये कितना है? के का मान रख देता हूं मैं, तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R01 स्क्वायर R01 कैप। E2 वेक्टर का मान बोले तो Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R02 स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं तीसरा लिखूं और एनवा लिखूं तो आप इन मानों को सीधा सीधा लिख सकते हैं। Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R03 स्क्वायर R03 कैप। और इसी प्रकार से nवे आवेश के कारण Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0n स्क्वायर R0n कैप। एक साथ लिखना चाहें, कॉमन लें, देखें सब में क्या कॉमन है, बताएं मुझे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल कॉमन है, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास क्या बचा? Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप, Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप, और इसी प्रकार से Qn अपॉन R0n स्क्वायर R0n कैप। इसे हम अगर एक साथ फिर लिखना चाहें, किस तरीके से आप लिख सकते हैं इसे? तो अगला स्टेप होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Qn, तो हम इसे लिख सकते हैं Qi। क्लियर है? R01 R02 R03 R0n, इसका अर्थ R0i स्क्वायर। R01 R02 ये भी R0i कैप। तो यहां पर मैंने समेशन का चिन्ह लगाया। I की वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से लेकर n तक। तो ये मैंने विद्युत क्षेत्र की गणना की है आवेशों के निकाय के कारण। तो आप ये देखें अध्यारोपण का सिद्धांत लगा के, क्योंकि हमने जिस प्रकार से बल की गणना की, विद्युत क्षेत्र के परिमाण की गणना या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के उसकी गणना भी कर सकते हैं। अब बात ये हुई कि अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकता हूं, तो क्या फिर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ साथ इसका कोई चित्रीकरण भी कर सकते हैं क्या? इस चित्रीकरण के लिए फैराडे ने सर्वप्रथम जो बात की, उनके अनुसार अब हम बात करेंगे इसका चित्रीकरण या मानस प्रत्यक्षीकरण किस प्रकार से करें। उसके लिए अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। तो अब अगला हमारा जो टॉपिक होगा जिसमें हम विद्युत क्षेत्र को व्यक्त भी करेंगे चित्र के द्वारा, तो वो कौन सा है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो देखें विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र के ग्राफी निरूपण के लिए ये जो हमने टॉपिक लिया है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसकी अवधारणा बहुत उपयोगी है। किस प्रकार से हम ग्राफी निरूपण करें? तो हम विद्युत क्षेत्र में कई सतत रेखाएं बनाते हैं और वो सतत रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाओं को व्यक्त करती हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है उसमें किसी भी बिंदु पर अगर हमने स्पर्श रेखा खींची है, तो वो जो स्पर्श रेखा है वो ऐसे काल्पनिक वक्र पर खींची गई है जो हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा की जानकारी देती है। तो सीधी सीधी बात में मैं ये कहूं कि विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र के अंदर वह काल्पनिक वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा की जानकारी देती है।
जैसा कि मैंने ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा अंकित की है, तो आप ये देखें, अगर कोई हमसे ये कहता है कि ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, जो एक सतत हमने एक वक्र बनाया है, एक काल्पनिक वक्र बनाया है, अगर इस बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की क्या दिशा होगी, तो जो हमने यहाँ स्पर्श रेखा खींची है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। या अगर कोई इस बिंदु P पर हमसे पूछता है तो हमें क्या खींचनी है, यहाँ पर स्पर्श रेखा। तो निश्चित रूप से ये जो स्पर्श रेखा होगी वो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। ये जो फैराडे ने विद्युत क्षेत्र का जो मानस प्रत्यक्षीकरण इस विद्युत क्षेत्र रेखा के द्वारा बताया, तो आप ये देखें, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये किसी विद्युत आवेश के चारों ओर या आवेशों का कोई निकाय भी हो सकता है, उसके द्वारा दर्शाई जाती हैं। और ये क्षेत्र रेखाएं ऐसे तो हम ये देखेंगे कि ये 3 डायमेंशन त्रिविमीय दिक् में होती हैं, पर चूंकि मुझे यहाँ बोर्ड पर दिखानी है तो यहाँ मैं एक तल में दिखा रहा हूं, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलें कि हम चित्र में इसे तल में दिखा रहे हैं, पर ये 3 डायमेंशन होंगी। तो किस प्रकार से होंगी, तो कुछ बहुत सरल आवेश विन्यास के हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कोई एकल धनावेश है, तो इस आवेश के कारण, एकल धनावेश के कारण देखें ये मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई। चित्र से ही आपको ज्ञात हो जाएगा कि ये किस प्रकार की हैं। अगर एकल ऋणावेश है, पुनः मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना दी हैं, और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं अब मैंने ये बनाई। दोनों में आपको अंतर स्पष्ट होगा कि जो एकल धनावेश है इसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो किस प्रकार की बनी है, ये त्रिज्यतः बाहर की ओर, जबकि इसमें त्रिज्यतः अंदर की ओर। निश्चित रूप से तीसरी बात, अगर मैं 2 आवेश लेता हूं, मान लेता हूं कि दोनों आवेश सजाती हैं, समान प्रकृति के हैं, अब इनके कारण जब हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाते हैं तो आप ये देखें, जैसा कि आपको बल के आधार पर भी बात हुई थी कि किस तरह के ये बल होने चाहिए, तो आपने कहा जब सजाती हैं तो ये प्रतिकर्षण है। इसका मतलब आपको इस चित्र में भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के आधार पर भी आपको ये दिख रहा है कि इनमें परस्पर क्या है, खिंचाव है, दूर हटने का प्रयास कर रही हैं। और जब ये दूर हटने का प्रयास कर रही हैं, इसका अर्थ ये हो गया कि ये परस्पर प्रतिकर्षण को व्यक्त कर रही हैं। तो यहां पर मैंने जो सजाती आवेश लिए उसके कारण अब अपन दोनों अलग अलग प्रकृति के ले लेते हैं। जैसे मान लो ये प्लस और ये माइनस, चूंकि इनमें दोनों विजातीय आवेश हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, तो क्या होना चाहिए, आकर्षण। अब ये आकर्षण प्रकृति को, मतलब ये संकुचित होने का प्रयास करेंगी। अब मैंने ये इस तरीके से, तो ये मैंने कुछ सरल आवेश विन्यास बनाए हैं जिसमें आप लोग ये देख रहे होंगे कि अगर विजातीय आवेश है उस स्थिति में कैसे वो आकर्षण को प्रदर्शित करती हैं, और अगर सजाती हैं किस प्रकार से ये प्रतिकर्षण को। तो निश्चित रूप से आप ये देखें कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा की जानकारी तो दे ही रही हैं, पर हम आकर्षण, प्रतिकर्षण, इस तरीके की बात भी हम इनसे कर सकते हैं। दूसरी बात हम ये कहें कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो मैंने कुछ सरल आवेश विन्यास बनाए हैं, जैसे इसमें ये प्रतिकर्षण है, इसमें हमने आकर्षण की बात की, ये एकल आवेश है, चाहे वो धनावेश है, ऋणावेश है, तो इनके गुणधर्म क्या हैं, इनकी विशेषता क्या है। तो निश्चित रूप से ये विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से भी हैं और समझने की दृष्टि से भी हैं कि अगर मुझे विद्युत क्षेत्र रेखाओं का चित्रीकरण करना है या मुझे कहीं ग्राफ में व्यक्त करना है तो किस प्रकार की ये क्षेत्र रेखाएं होंगी। इसके लिए अब आपको अपनी नोटबुक में भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म या इनकी विशेषताएं अपन को लिखनी चाहिए। तो सबसे पहली, जैसे आपने ये चित्र देखे, बताएं कहां से हमने आवेश प्रारंभ की थी, तो ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं, कहां, ऋणावेश की ओर जाती हैं। तो ये धनावेश से ऋणावेश की ओर, पहली इनके हमने विशेषता बताई कि ये इनकी जो दिशा होती है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। और अगर
इसी में मैं ये कहूं कि अगर एकल आवेश है तो ये या तो अनंत की ओर जाती है या अनंत पर समाप्त होती है, या तो अनंत की ओर या अनंत से प्रारंभ। अब आपने अभी चित्र में देखा था कि मैंने जब एकल धनावेश लिया उस स्थिति में अनंत की ओर, और जब एकल ऋणावेश लिया तो अनंत से प्रारंभ हुई। इसका अर्थ ये हुआ एकल आवेश में ये अनंत की ओर जाएंगी या ये अनंत से आएंगी, धनावेश में अनंत की ओर जाती हैं, ऋणावेश में अनंत से प्रारंभ होती है। दूसरी बात, दूसरी विशेषता, अगर मैं ये बात कहूं कि कहां प्रबल विद्युत क्षेत्र है, कहां दुर्बल विद्युत क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखा मैंने बनाई है, ये देखें, अब आप ये देखें यहां इस स्थिति में, इस स्थिति में, इस स्थिति में, मैं तीन स्थितियां ले रहा हूं, P, Q, R। तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी बिंदु पर क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली, अब ये जो मैंने एकांक क्षेत्रफल लिए हैं P पर, Q पर, R पर, जो लंबवत गुजर रही हैं, क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से जो गुजर रही हैं, उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या यहां बताएगी विद्युत क्षेत्र के परिमाण कि विद्युत क्षेत्र कहां प्रबल है, कहां दुर्बल है, कहां इसका मान अधिक है, कहां इसका मान कम है। आप ये देखें यहां पर सबसे अधिक गुजर रही हैं तो P पर सबसे अधिक मान, Q में और R में भी देखें, R में इससे अधिक है और Q में उससे कम है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या बताएगी वहां पर, विद्युत क्षेत्र के परिमाण, क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो दूसरी बात मैंने ये कही है कि ये कहां पर प्रबल होगा विद्युत क्षेत्र, कहां दुर्बल, तो प्रबल कहां, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकट होंगी, अत्यंत निकट है, प्रबल है, और दूर दूर होंगी तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दुर्बल। क्लियर है। तीसरी बात, अगर आप विद्युत क्षेत्र के बारे में ये बात कहें कि ये कैसे वक्र है, तो हमने ये देखा कि जब हम वक्र बना रहे हैं तो वो लगातार है, टूट नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये मुक्त स्थान में कैसे है कि ये सतत वक्र है, काल्पनिक सतत वक्र है जो टूटते नहीं, जो आवेश मुक्त स्थान में टूटेंगे नहीं। यहां हमने अभी एक बात कही थी कि ये क्या बताती हैं, किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या बताएगी वहां पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो ये हमारे पास तीसरा गुणधर्म कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को ये बताती हैं। या मैंने ये कहा कि अगर आवेश मुक्त स्थान है तो आवेश मुक्त स्थान में ये सतत होती हैं, मतलब टूटती नहीं है। तीन, चौथी बात, ये तीनों आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरह समझ ली होंगी, कहां से प्रारंभ होंगी, दिशा बताती हैं, किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात होता है, किस प्रकार से हम इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं से विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आप ये देखें कि जब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण की बात की, जितनी मैंने यहां पर रेखाएं बनाई, जैसे मैं एक बार पुनः आपसे, चाहे वो विजाती की हो चाहे सजाती हो, देखें इस तरीके से मैंने बनाई थी। आपको कुछ लगा क्या मैंने विशेष ध्यान रखा?
निश्चित रूप से जितनी भी मैंने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई हैं उनमें सभी में मैंने एक प्रयास क्या किया है कि ये एक दूसरे को नहीं काटें। क्लियर है? इसका मतलब ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अब आप ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि क्या कारण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। तो आप इसे कहीं दूसरे से इसका संबंध बनाएं। अभी हमने क्या बात कही, इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या बताती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। मान लेता हूं मैं इस बिंदु पर यह विद्युत क्षेत्र रेखा दूसरी है, ये काट गई। अब आप देखें ये जो कटान बिंदु है यहां पर विद्युत क्षेत्र ये जो मैंने स्पर्श रेखाएं खींची है कितनी आई? 2। और जब 2 स्पर्श रेखाएं हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं भी कितनी हुई? 2। और आप बताएं क्या एक बिंदु पर 2 विद्युत क्षेत्र की दिशाएं संभव है? बिल्कुल। तो हमारे प्रश्न का इसका उत्तर क्या हुआ? क्यों नहीं काटती? क्योंकि अगर ये काटेंगी तो उस कटान बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होंगी। इसका अर्थ उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं 2 प्रकार की होंगी, जो कि असंभव है। इसलिए ये एक दूसरे को नहीं काटती। 5वीं बात, ये कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। अब बंद लूप नहीं बनाती का मतलब आप समझ गए होंगे। बंद लूप नहीं बनाती का मतलब सीधा सीधा ये कि अगर हम किसी एक बिंदु से इस पर विद्युत क्षेत्र रेखा को प्रारंभ करें तो वो उसी बिंदु पर समाप्त नहीं होगी। इसका अर्थ क्या हुआ? इससे हमें क्या पता चला? यही बात विद्युत क्षेत्र की संरक्षी प्रकृति को प्रदर्शित कर रही है। आपने देखा कूलाम में भी जब हमने कहा व्युत्क्रम वर्ग नियम का संरक्षी प्रकृति है, इसी तरीके से हम ये कह रहे हैं ये संरक्षी प्रकृति बता रही है कि ये बंद लूप नहीं बनाती। और अभी हमने एक बात देखी, जब दोनों आवेश विपरीत हैं तो लंबाई की दिशा में संकुचित हो रही हैं। और जब हमने सजाती लिए तब क्या हुआ? लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास। अगर मैंने दोनों प्लस लिए तो लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास कर रही हैं। अगर मैं विजाती ले रहा हूं तब वो लंबाई की दिशा में संकुचित होने का। इसका मतलब आकर्षण में और प्रतिकर्षण में दोनों में क्या अंतर था? आकर्षण में ये क्या कर रही थी? लंबाई की दिशा में संकुचित। क्लियर है? और इसमें हम कह रहे हैं लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास। लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास। बिल्कुल क्लियर। अब अगला कोई आप इसका गुणधर्म देखें। मान लेते हैं कोई समविभव पृष्ठ है। क्लियर है? समविभव पृष्ठ आप समझ रहे होंगे कि उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है। तो वहां पर यह विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस पृष्ठ के लंबवत होंगी। इसका मतलब आप ये समझ गए होंगे कि समविभव पृष्ठ कहां होता है? बिल्कुल चालक पर। तो समविभव पृष्ठ पर ये कैसी होंगी? बिल्कुल पृष्ठ के लंबवत। अब ये क्यों होती हैं, ये भी प्रश्न आता है। तो हम जब विभव वाली बात करेंगे उस विभव वाली बात में आप ये देखेंगे कि समविभव पृष्ठ पर ये उस पृष्ठ के लंबवत क्यों है। लंबवत अगर नहीं होंगी तो विद्युत क्षेत्र रेखा हो ही नहीं सकती, समांतर कभी नहीं हो सकती। क्यों? उसका कारण वहां देखेंगे। तो इस प्रकार से हम ये समझ गए कोई भी चालक है, आवेश चालक, वहां पर इनकी दिशा कैसी होगी? उस पृष्ठ के लंबवत। तो इस तरीके से हम कई बातें, ये यहाँ पर मैंने जो 7 बातें की है, पहली बात मैंने दिशा की बात की, जहां पर आपने देखा कि ये धनावेश से प्रारंभ ऋणावेश की ओर जा रही है। एकल आवेश है तो वो अनंत की ओर या अनंत से आ रही है। दूसरी बात हमने क्या की, जिसमें हमने परिमाण की बात की कि ये परिमाण जहां प्रबल विद्युत क्षेत्र कहां होगा? जहां ये पास पास है। दुर्बल कहां होगा? जहां ये दूर दूर है। तीसरी बात कि ये आवेश मुक्त स्थान है, वहां पर टूटेंगी नहीं। क्लियर है? चौथी बात हमने क्या बात कही? सोचें, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है स्पर्श रेखा से। बिल्कुल क्लियर है। और क्या बात हुई?
संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, बिल्कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक है। इसका मतलब हमने ये कहा था कि अगर उस क्षेत्र के लंबवत कोई एकांक क्षेत्रफल रखा जाए तो वो विद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती हैं। बिल्कुल क्लियर। दूसरी बात, हमने संरक्षी प्रकृति की बात की, बंद लूप नहीं बनाती। आकर्षण में प्रतिकर्षण में एक जगह लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास कर रही हैं और एक जगह संकुचित होने का प्रयास कर रही हैं। लास्ट बात, आपने ये बार बार सुना होगा कहीं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी होती हैं जो आवेश का पथ है। कोई एकांक धनावेश रखा जाए, वो जिस पथ पर चलेगा वो विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा। बिल्कुल ये भ्रामक बात है। थोड़ा सा आप इस बात को समझेंगे। ये बात सही है कि अगर हम एफ वेक्टर की बात करें ई वेक्टर की दिशा में, जब बल इस दिशा में है तो त्वरण भी इसी दिशा में होगा, स्पर्श रेखी होगा। बिल्कुल, क्योंकि ए वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन एम, त्वरण की दिशा भी वही होगी, स्पर्श रेखी। पर अगर ये वक्राकार पथ पर चल रहे हैं तो निश्चित रूप से यहां पर हम उस बात को नहीं कह सकते कि हम ये कहते हैं कि जिस मार्ग पर एकांक धनावेश गति करता है। तो इसमें आप ये थोड़ा सा संशोधन रखें कि ये ऐसा काल्पनिक वक्र है जो किसी बिंदु पर अगर हम उसके स्पर्श रेखा खींचें वहां वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कई बार आप देखें किस प्रकार से, अगर समांतर रेखाएं हैं परिमाण नियत है, दिशा भी नियत है। अगर वो समांतर नहीं है, दूर दूर हो रही हैं, तो परिमाण अलग है, दिशा अलग है। इस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में हम अच्छी तरह से समझें किस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची जाती हैं। तो मैं समझता हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना या विद्युत क्षेत्र एक ही बात है। इसकी गणना हम कैसे कूलाम के नियम से करते हैं, अब हमारे पास एक सूत्र भी आ गया है। दूसरी बात कि हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा किस प्रकार विद्युत क्षेत्र का ग्राफी निरूपण कर सकते हैं, कौन कौन सी इनकी ऐसी विशेषताएं होती हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत छोटी छोटे टॉपिकों में आप इन बातों को समझ रहे होंगे। अब आप लोग थोड़ा सा इन नोट्सों को भी पढ़ें जिससे आप और अच्छी तरीके से इनके गुणधर्म समझ सकें, इनकी जानकारी कर सकें। तो मैं समझता हूं बहुत संक्षिप्त रूप में इन चीजों को आप समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।